हेलो फ्रेंड्स, दिव्याक्षम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मॉडल पेपर की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम 2 मॉडल पेपर पहले ही कर चुके हैं और आज हम कृषि सुपरवाइजर का मॉडल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह मॉडल पेपर पहले के दोनों मॉडल पेपर से काफ़ी अलग होगा। इसमें आपको ओनली सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और यह मॉडल पेपर थोड़ा सा कठिन भी रहेगा और इस मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ उससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अतः आप इस मॉडल पेपर को पूरा देखिएगा, कोई भी प्रश्न स्किप मत करना, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के मॉडल पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है, चना की प्रमाणित बीज की दूरी होती है, जो चना होता है उसकी प्रमाणित बीज की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 5 मीटर। कितनी होती है? 5 मीटर। तो पहले का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब इससे जुड़े तथ्यों के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो ये होता है साइफर एरिटिनम। और इसकी हम 3 मीटर की दूरी की बात करें तो ये 3 मीटर दूरी किसकी होती है? तो ये होती है गेहूँ की, जौ की, धान की तथा सोयाबीन एवं मूंगफली, इन सब की जो प्रमाणित बीज की दूरी होती है वो होती है 3 मीटर। और 100 मीटर की बात करें हम तो 100 मीटर किसकी होती है? ज्वार की। और अगर हम 300 मीटर की बात करें तो ये होती है संकर मक्का की, जो प्रमाणित बीज की दूरी होती है वो 300 मीटर होती है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम आतर बीज की बात करें तो आतर बीज की जो दूरी होती है वो प्रमाणित बीज की दूरी से हमेशा दोगुनी होती है। अतः अगर यहाँ पर चना की हम प्रमाणित बीज की दूरी की बात करें तो 5 मीटर है, तो यहीं पर अगर आतर बीज की दूरी की बात करेंगे तो आपका 10 मीटर होगा। कितना होगा? 10 मीटर। एंड अगर हम यहाँ पे संकर मक्का की बात करें तो प्रमाणित बीज की दूरी 300 मीटर है, तो वहीं आदर बीज की दूरी कितनी होगी? 600 मीटर। उसी हिसाब से ज्वार की 100 मीटर अगर प्रमाणित बीज की दूरी, तो उसी हिसाब से हमारी जो आदर बीज की दूरी होगी वो कितनी होगी? 200 मीटर। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? जो प्रमाणित बीज होता है उस पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो फ्रेंड्स, ये लगा होता है नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। जो सफ़ेद रंग का टैग होता है वो किसके लिए होता है? तो ये होता है आधार बीज के लिए। किसके लिए? फाउंडेशन सीड होता है उसके लिए हम सफ़ेद रंग का टैग उपयोग करते हैं। और जो पीले रंग का टैग होता है वो किसके लिए करते हैं? प्रजनक बीज, जिसे हम इंग्लिश में ब्रीडर सीड भी कहते हैं। अतः जो प्रजनक बीज होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? पीले रंग का। प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग का। और सफ़ेद रंग का किसके लिए करेंगे? जो हमारा आधार बीज होगा उसके लिए। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक जैविक खेती का प्रतिपादन किसने किया? जो आधुनिक जैविक खेती है वो उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपके हार्वर्ड ने। किसने किया था? हार्वर्ड ने। तो 3 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? जो गोबर की खाद होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 0.25%। कितनी? 0.25%। और फ्रेंड्स, इसकी बात करें हम नाइट्रोजन की गोबर की खाद में तो वो होती है 0.5%। कितनी होती है? 0.5%। और इसमें हम पोटेशियम की बात करें, एंड फ्रेंड्स इसमें हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? वो भी 0.5% होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुए की किस जाति का मुख्यतः उपयोग किया जाता है? जो बर्मी कंपोस्ट होता है उसको बनाने के लिए केंचुए की किस जाति का मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एपचिक जाति का। किसका? एपचिक। तो 5 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर जल निकास का यूज करना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? इंडोजिक प्रजाति का। और जो डायोजिक होती है ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसे हम दोनों के यूज में ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चंद्र दक्षिणायन की अवस्था में किन फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? यानी जब चांद है जो दक्षिण की अवस्था में होता है तो ऐसी कौन सी फसल होती हैं जिनकी जो गुणवत्ता होती है उनमें वृद्धि हो जाती है? तो कौन सी होती हैं? ये कंद वाली फसलें। कौन सी कंद वाली फसलें? जैसे आलू। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। जो तंबाकू होती है उसके लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है चुटाई की अवस्था। कौन सी होती है? चुटाई की अवस्था। तो 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मूंगफली के लिए सिंचाई की जल मांग होती है। जो मूंगफली होती है उसके लिए सिंचाई की जल मांग कितनी होती है? तो ये होती है 500 से 700 मिलीमीटर। कितनी होती है? 500 से 700 मिलीमीटर। और जो सिंचाई की जल मांग होती है वो हमेशा मिलीमीटर में नापी जाती है। और फ्रेंड्स, ये 500 से 700 मीटर और किस किस की होती है? तो एक तो होती है गेहूँ की और होती है मक्का की।
अब हम बात करें हमारी गन्ना की, तो गन्ना की कितनी होती है 1500 से 2500, कितनी होती है 1500 से 2500 मिलीमीटर। एंड हम कपास की बात करें तो कपास की कितनी होती है 1000 से 1500 मिलीमीटर। एंड फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वाधिक जल मांग किस फसल की होती है, तो हमारी गन्ना की होती है, कितनी होती है 1500 से 2500 मिलीमीटर। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गन्ने के लिए सामान्यतः किस खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है। जो गन्ना होता है उसके लिए हम कौन से खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, तो ये करते हैं हम एट्राजिन का। किसका करते हैं, एट्राजिन का। तो 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इससे अब जुड़े हम तथ्यों के बारे में देखेंगे। एलाक्लोर होता है, उसका यूज किसके लिए करते हैं हम, तो सोयाबीन की फसल होती है उसके लिए हम एलाक्लोर का यूज करते हैं। किसका, एलाक्लोर का। एंड ब्यूटाक्लोर का किसके लिए करते हैं, धान के लिए। धान के लिए किसका करेंगे हम, ब्यूटाक्लोर का। एंड जो 2,4-D होगा इसका तो आप सभी जानते होंगे कि गेहूं के लिए यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रोप्सी रोग होता है। जो ड्रोप्सी रोग होता है वो किस खरपतवार नाशी की मिलावट से होता है, तो ये होता है सत्यानाशी। किससे, सत्यानाशी का। तो 10 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और सत्यानाशी की हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आर्चिमोना मैक्सिकाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों को कितने भागों में बांटा गया है। जो राजस्थान के कृषि जलवायु खंड हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 10 भागों में। कितने भागों में, 10 भागों में। 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12, RSG 88 किस फसल की उत्तम किस्म है। जो RSG 88 है वो किस फसल की उत्तम किस्म है, तो फ्रेंड्स ये किसकी किस्म है, ये है हमारी चना की। किसकी किस्म है, चना की। तो 12 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना कहलाता है। यानी जो गन्ना का खेत होता है उसके हम चारों तरफ 3 से 4 पंक्ति सनई की फसल की बो देते हैं, तो ये कौन सी फसलें कहलाएंगी, तो ये कौन सी फसलें कहलाएंगी, रक्षक फसलें। कौन सी, रक्षक फसलें। तो 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इनसे जुड़े तथ्य के बारे में देखते हैं हम। सहचर फसलें, सहचर फसलें कौन सी फसलें होती हैं, यानी जब दो मुख्य फसलों को एक साथ बोया जाता है तथा इनको एक साथ ही काटा जाता है तथा इनकी उपज भी बराबर होती है, इनसे होने वाला जो प्रॉफिट होता है वो भी लगभग सेम सा होता है, तो इन फसलों को हम कौन सी फसलें कहते हैं, सहचर फसलें। अगर हम मिश्रित फसलों की बात करें तो मिश्रित फसलें कौन सी होती हैं, जिसमें हम 3 से 4 प्रकार की फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर एक साथ बो दिया जाता है, तो उनको हम कौन सी फसलें कहेंगे, मिश्रित फसलें। सहायक फसलें कौन सी होती हैं, सहायक फसलें वो फसल होती हैं जिसमें एक मुख्य फसल होती है तथा एक उसकी सहायक फसल होती है। जो सहायक फसल होती है उसको हम पहले ही काट लेते हैं जिससे हमें उपज प्राप्त हो जाती है, और जो मुख्य फसल होती है उसे हम बाद में काटते हैं, इससे हमें डबल मुनाफा प्राप्त होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फसलों के प्रकारों के बारे में। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, उड़द के लिए बीज दर होती है, जो उड़द होती है उसके लिए बीज दर हम कितनी रखते हैं, तो ये रखते हैं 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी रखते हैं, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और फ्रेंड्स, अगर हम उड़द से जुड़े तथ्यों के बारे में देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विग्ना मूंगा। इसका जो कुल होता है वो होता है फैबेसी। और यह मुख्यतः कहाँ बोई जाती है, तो ये बोई जाती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है, यानी खेती की जाती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जड़िया, ज्वाला, विकास किसकी उन्नत किस्म है। जो जड़िया है, ज्वाला है, वो विकास है, वो किसकी उन्नत किस्म है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि किसकी उन्नत किस्म है, ये है मोट की। किसकी, मोट की। तो 15 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, मोट के बारे में हम जानते हैं, मोट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बिग्ना एकोनिटिफोलिया। क्या होगा, बिग्ना एकोनिटिफोलिया। और इसका जो कुल होगा वो किस में आता है, फैबेसी में। और इसकी जो हम बुआई करते हैं, यानी जो इसकी खेती की जाती है, तो वो कहाँ की जाती है, तो ये की जाती है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इधर इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सरसों की उन्नत किस्मों की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। जो सरसों की उन्नत किस्म होती हैं, हाइब्रिड किस्में होती हैं, उनकी उपज कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी होती है, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो 16 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम सरसों से जुड़े तथ्य के बारे में देखेंगे। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये होता है ब्रेसिका जुनसिया। क्या होता है, ब्रेसिका जुनसिया। और इसके जो कुल की बात करें तो इसका कुल होता है ब्रेसिकेसी। और इसकी जब बीज दर की बात करते हैं तो इसकी बीज दर हम कितनी रखते हैं, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17,
मूंगफली में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? जो मूंगफली होती है उसमें प्रोटीन की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी 27%। कितनी पाई जाती है? 27%। तो 17 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मूंगफली से जुड़े तथ्य के बारे में देखेंगे तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अरेकेस हाइपोजिया। इसका कुल क्या होता है? फेबेसी। और इसकी जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और फ्रेंड्स इसके हम और तथ्य की बात करें तो जो इसकी उपज होती है, इसकी दो प्रकार की उपज निकलती है, दो किस्में होती हैं। एक तो होती है गुच्छेदार किस्में, एक होती है फैलने वाली किस्में। और तो जो गुच्छेदार किस्में होती हैं उसकी जो उपज होती है वो होती है 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। और जो फैलने वाली किस्में होती हैं उसकी जो उपज होती है वो होती है 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जो बरसीम के बीजों में किस खरपतवार के बीज पाए जाते हैं? यानी बरसीम के जो बीज होते हैं उनमें किस खरपतवार के बीज पाए जाते हैं या मिले होते हैं? तो ये किसके बीज मिले होते हैं? ये मिले होते हैं कासनी के। किसके मिले होते हैं? कासनी के। तो 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स हम बरसीम की बात करें तो बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। और उसका जो कुल होता है वो होता है फेबेसी। इसकी जो उन्नत किस्में हम बात करें, यानी इसकी जो उन्नत किस्में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, तो वो एक तो वरदान और एक है मस्कावी। कौन सी है? एक तो वरदान, एक है मस्कावी। तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत की कितनी प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है? यानी भारत की ऐसी कितनी प्रतिशत मृदाएं जहाँ जस्ते की कमी पाई जाती है? तो ये कितनी है? 47% मृदाएं। यानी 47% मृदाएं भारत की ऐसी मृदाएं हैं जहाँ पर जस्ते की कमी पाई जाती है। तो 19 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में कितने लीटर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति होती है उसमें कितने लीटर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 1 लीटर पर हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। कितने का किया जाता है? 1 लीटर पर हेक्टेयर। तो 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। पेलिग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पेलिग्रा रोग होता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये होता है विटामिन B2 की कमी की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन B2 की कमी की वजह से। और फ्रेंड्स विटामिन B2 की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। और पेलिग्रा रोग की बात करें तो पेलिग्रा रोग क्या होता है? इसमें वजन में एक तो कमी हो जाएगी। जो भी बच्चा रहेगा या जो भी वयस्क रहेगा उसके सबसे पहले तो वजन में कमी आती है और उसकी जो त्वचा रहेगी वो मोटी हो जाएगी, वह थोड़ी सी बदरंग हो जाएगी या भद्दी हो जाएगी। और बात करें हम B1 की तो B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं तथा इसको सभी जानते होंगे, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं तथा इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को हम अर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं तथा विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको सच में हमारा ये मॉडल पेपर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तथा आपके जो भी कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपका ऐसा करने से हमें भी एक उत्साह मिलता है जिससे हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दाब कलम से जड़ निकालना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो दाब कलम से जड़ निकालते हैं तो यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है एटियोलेशन। किस पे? एटियोलेशन पे। तो 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठंडी हवाओं से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं? जो ठंडी हवा से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष होते हैं वो किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो 23 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उत्तर दिशा में क्यों लगाते हैं? क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है तो वहाँ से ठंडी हवा चलती हैं, तो इसी चक्कर में इसको हम उत्तर दिशा में लगा देते हैं जिससे हमारी फसल की रक्षा हो सके। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। किस हार्मोन को जड़ उत्पत्ति हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम जड़ उत्पत्ति हार्मोन भी कहते हैं? ये आपका IBA। कौन सा? IBA की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्या होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रोटोगायनी संबंधित है। जो प्रोटोगायनी है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पुष्प से। किससे? पुष्प से। और कैसे संबंधित है? क्योंकि प्रोटोएंट्री एंड प्रोटोगायनी किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पुष्प में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो आम है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 40। कितनी कितनी पाई जाती है? 40। तो 26 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आम से जुड़े तथ्यों की बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम सभी को पता ही होगा, मैंजिफेरा इंडिका होता है। जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो होता है भारत वर्मा क्षेत्र, और इसका जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? मीजोकार्प। कौन सा होता है? मीजोकार्प। और इसकी जो मुख्य बीमारी बात करें तो इसकी आम में 3 बीमारी हैं जो सबसे ज़्यादा लगती हैं। तो एक होती है मैंगो मालफॉर्मेशन। कौन सी होती है? मैंगो मालफॉर्मेशन। दूसरी होती है ब्लैक टिप, और एक कार्य की रोग होता है वो होता है एकांतर फलन। कौन सा होता है? एकांतर फलन, जिसमें 1 साल बाद फल आते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नींबू की व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि है। जो नींबू होता है उसके व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी गुट्टी दाब। कौन सी होती है? गुट्टी दाब। तो 27 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर हम इसके तथ्य की बात करें तो नींबू का वैज्ञानिक नाम सभी को पता ही होगा, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। एंड इसका जो कुल होता है वो होता है रूटेसी। उत्पत्ति स्थान होता है इसका भारत। और इसका जो प्रमुख रोग की बात करें तो इसका प्रमुख रोग है सिट्रस कैंकर। कौन सा है? सिट्रस कैंकर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 28। पूवन किस फल की उन्नत किस्म है? जो पूवन हुए हैं वो किस फल की उन्नत किस्म है? तो ये किसकी? केला की। किसकी है फ्रेंड्स? केला की। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया जा चुका है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और इसकी केले की बात करें हम तो केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पूसा पेरिडिशिका का। क्या होता है इसका वानस्पतिक नाम? पूसा पेरिडिशिका। कुल होता है इसका कौन सा? म्यूजेसी। आने वाला भाग कौन सा होता है फ्रेंड्स? इसका मीजो एंडोकार्प। एंड इसकी जो मुख्य बीमारी होती है वो होती है कौन सी? पनामा बेल्ट। पनामा बेल्ट केला की सबसे प्रमुख बीमारी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। केले में तने छेदक का नियंत्रण किससे किया जाता है? जो केले में स्टेम बोरर का नियंत्रण होता है वो किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बेरिल से। किससे किया जाता है? कार्बेरिल से। तो 29 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अमरूद में मृग बहार में फूल आने का समय है। जो अमरूद होता है उसके मृग बहार का जो सीजन होता है उसमें फूल कब आते हैं? तो ये आते हैं जुलाई अगस्त में। कब आते हैं? जुलाई अगस्त में। तो 30 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें हम अम्बी बहार की बात करें तो अम्बी बहार में जो फूल आते हैं वो कब आते हैं? फरवरी मार्च में। और जो अस्तवार होती है उसमें फूल कब आते हैं? सितंबर अक्टूबर में। एंड अमरूद की बात करें तो अमरूद जो का फल प्रकार होता है वो क्या होता है? बेरी टाइप का। किसका टाइप का? बेरी टाइप का। जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? मैक्सिको। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। पपेन उत्पादन के लिए पपीता की उन्नत किस्में। जो पपेन उत्पादन होता है उसके लिए पपीता की कौन सी उन्नत किस्म लगाते हैं? तो ये लगाते हैं आपकी पूसा मेजेस्टी। कौन सी? पूसा मेजेस्टी। 31 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब पपीते की बात करें तो पपीते का बॉटनिकल नेम में क्या है? कैरिका पपाया। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो ये आपका मैक्सिको। एंड फल का प्रकार बात करें तो इसका जो फल का प्रकार होता है वो होता है बेरी टाइप का। और जो इसका खाने वाला भाग होता है तो वो कौन सा होता है? मीजोकार्प। कौन सा होता है? मीजोकार्प। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बेर में शीघ्र परिपक्वता लाने के लिए निम्न में से किसका छिड़काव किया जाता है? यानी बेर को अगर हम शीघ्र पकाना चाहें तो उसके लिए हम किसका छिड़काव करेंगे? तो ये करेंगे हमारे इत्तेफोन का। किसका? इत्तेफोन का। तो 32 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जो एथिफोन होता है उसकी हम कितनी मात्रा का छिड़काव करते हैं? तो ये करते हैं हम 750 ppm। एंड हम बेर की बात करें तो बेर का बॉटनिकल नेम आप सभी को पता ही होगा, जिजीफस मोर्सियाना। उसका जो कुल होता है वो होता है रेमनिशी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंडो चाइना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। किशमिश बनाने के लिए अंगूर की उन्नत किस्में। किशमिश बनाने के लिए अंगूर की कौन सी उन्नत किस्म का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है पूसा सीडलेस का। किसका? पूसा सीडलेस का। तो 33 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इसकी जो दिलकुश किस्म होती है वो किस काम आती है? कैनिंग। किसके काम आती है? कैनिंग, या जिसे हम डिब्बाबंदी भी कहते हैं। और अंगूर की बात करें तो अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? वाइटिस वाइनिफेरा। कुल क्या होता है? वाइटेसी। फल का प्रकार क्या होता है? सरस टाइप का। खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? इसका पेरिकार्प। कौन सा होता है? पेरिकार्प या इस प्लेसेंटा। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निफिन विधि का आविष्कार हुआ था। निफिन विधि थी उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। तो 34 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इससे जुड़े फैक्ट की बात करें हम तो निफिन विधि क्या होती है? यह अंगूर में व्यावसायिक प्रवर्धन की एक विधि होती है। और इसका आविष्कार
विलियम निफिन द्वारा 1850 में न्यूयॉर्क में किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आंवला की पौधरोपण की उचित दूरी है, जो आंवला है उसकी पौधरोपण की उचित दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 8 × 8 मीटर। कितनी होती है? 8 × 8 मीटर। एंड आंवला का अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो आंवले का बॉटनिकल नेम होता है एम्बलिका ऑप्शनलिस। खाने वाला भाग होता है इसका पेरिकार्प। फल का प्रकार इसका होता है बेरी टाइप का। एंड जो कुल होता है वो किससे हम एंड इसका जो कुल है वो कौन सा है? यूफोर्बिएसी। कौन सा है? यूफोर्बिएसी। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आंवला में आंतरिक काला धब्बा रोग किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? जो आंवला में आंतरिक काला धब्बा रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? तो ये होता है बोरोन की वजह से। किसकी वजह से? बोरोन की वजह से। तो 36 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बेर में सुसुप्त अवस्था आती है, जो बेर में सुसुप्त अवस्था आती है, डोरमेंसी पीरियड आता है, वो कब आता है? तो ये आता है आपका ग्रीष्म काल में। कब आता है? ग्रीष्म काल में। तो 37 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स बेर के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। जो सब्जी की डिब्बाबंदी करते हैं तो उसमें नमक का प्रतिशत कितना रखा जाता है जिससे सब्जी खराब ना हो? तो ये रखा जाता है 2%। कितना? 2%। तो 38 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पैक्टिन परीक्षण किस मीटर के द्वारा किया जाता है? जो पैक्टिन परीक्षण है वो किस मीटर के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जेल मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? जेल मीटर के द्वारा। तो 39 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग हम किसी तरल के आपेक्षिक घनत्व को मापने में काम में लेते हैं। और जो हम लैक्टोमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग दूध की डेंसिटी को मापने में किया जाता है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 40। टमाटर सॉस में कुल घुलनशील ठोस यानी TSS की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी 25%। कितनी पाई जाती है? 25%। तो 40 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री शुरू होती है। एंड दोस्तों इस मॉडल पेपर का आपका टारगेट कम से कम 80 प्रश्न का होना चाहिए। अगर आपके 80 प्रश्न से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है, लेकिन आपके अगर 80 प्रश्न से कम सही हुए हैं तो आपको भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। जो गाय का दूध होता है उसमें लैक्टोज की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 4.96%। कितनी पाई जाती है? 4.96%। तो 41 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स इससे जुड़े तथ्य के बारे में बात करें तो जो 4.27% मात्रा होती है लैक्टोज की वो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बकरी में। किस में? बकरी में। फ्रेंड्स इसके जो 4.81% की बात करें तो ये पाई जाती है भेड़ के दूध में। एंड फ्रेंड्स अगर हम भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में 5.48% की वसा पाई जाती है। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो थारपारकर नस्ल है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी पश्चिमी भाग में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। तो 42 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स थारपारकर की बात करें हम तो थारपारकर गाय की नस्ल है, उसका जो मूल स्थान है वो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत में थारपारकर जिला। एंड ये राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड बाड़मेर में। और इसके जो दूध उत्पादन की बात करें तो इसका जो दूध उत्पादन है सामान्यतः 1600 से 2000 लीटर। कितना होता है? 1600 से 2000 लीटर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जाना जाता है? ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भैंस को। किसको? भैंस को। तो 43 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग, यानी जो तांबे जैसी लालिमा लिए उसका बादामी रंग होता है, भैंस की कौन सी नस्ल है? तो ये भैंस की कौन सी नस्ल है? तो ये होती है भदावरी नस्ल की पहचान है। यानी इसके भदावरी नस्ल का जो रंग होता है वो होता है तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग के कलर की होती है। और फ्रेंड्स इसकी जो बात करें अगर हम तो भदावरी नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा पाई जाती है। कितनी होती है? ये होती है 12 से 14%। एंड फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसका जो मूल स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला। एंड फ्रेंड्स इसमें अगर मुर्रा नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मुर्रा नस्ल की मुख्य विशेषता होती है इसके जो सींग होंगे वो छोटे होंगे और जलेबी के आकार के होंगे एवं मुड़े हुए गोल गोल होंगे।
एंड सुरती नस्ल की बात करें तो सुरती नस्ल की जो मुख्य पहचान होती है वो क्या होती है, इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं दरांती के समान होते हैं। किसके समान? दरांती के समान होते हैं। और अगर हम जाफराबादी की बात करें तो जो जाफराबादी नस्ल होती है इसके सींग कैसे होंगे? चौड़े होंगे और एवं गर्दन की तरफ झुके हुए होते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑफ 45। बकरी की कौन सी नस्ल घर पर पालने के लिए उपयुक्त मानी जाती है? यानी बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि घर पर पालने के लिए उपयुक्त है? तो ये कौन सी है आपकी? बर्बरी। कौन सी फ्रेंड्स? बर्बरी। तो 45 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इससे जुड़े हम तथ्य की बात करें तो बर्बरी का मूल स्थान कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश ओमानिया का बर्बरा क्षेत्र है जो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जो इस नस्ल की मुख्य विशेषता क्या होती है? इस नस्ल की मुख्य विशेषता है इसके कान छोटे होते हैं, वो हरिंडी के समान होते हैं तथा फ्रेंड्स ये बर्बरी जो नस्ल होती है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, इसलिए ये शहर पर पालने के लिए उपयुक्त है। एंड फ्रेंड हम जमुनापरी की बात करें तो जमुनापरी की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसकी जो पिछली टांग होती हैं उन पर लंबे घने बाल होते हैं। क्या होते हैं? लंबे घने बाल होते हैं। अगर हम बीटल नस्ल की बात करें तो बीटल नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है? जो इसकी बकरी होंगे उनमें दाढ़ी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? दाढ़ी। एंड टोगन वर्ग की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इनमें सींग नहीं पाए जाते हैं। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? निम्न में से कौन सा रोग है जो विषाणु जनित है? तो ये कौन सा है? खुरपका एवं मुहपका। कौन सा रोग है फ्रेंड्स? खुरपका एवं मुहपका। 46 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स इससे जुड़े और फैक्ट की बात करें तो गलघोटू रोग होता है वो किसका होता है? ये जीवाणु जनित होता है। और क्षय रोग होता है वो भी एक जीवाणु जनित रोग है। एंड जो सर्रा है वह एक अंतःपरजीवी से होने वाला रोग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 47। भैंस में गलघोटू रोग का रोग कारक है। जो भैंस में गलघोटू रोग होता है उसका रोग कारक क्या है? तो ये आपका पार्चुरेला बोवेली सेप्टिका। कौन सा है? पार्चुरेला बोवेली सेप्टिका। तो 47 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें पार्चुरेला बोवी सेप्टिका की तो बोवी सेप्टिका किस में होता है? गाय में। एंड इसकी ओविस की बात करें पार्चुरेला ओविस रोग कारक होता है वो किसका होता है? ये होता है भेड़ एवं बकरियों का। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 48। फड़किया रोग की कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक होती है? जो फड़किया रोग होता है उसकी कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है? तो ये होती है आपकी डी प्रजाति। कौन सी? डी प्रजाति। तो 48 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स अगर हम फड़किया रोग की बात करें तो ये फड़किया रोग सामान्यतः भेड़ एवं बकरियों में पाया जाता है और ये जीवाणु जनित रोग होता है। कौन सा होता है? बैक्टीरिया। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। किस रोग में पशु गरगर की आवाज़ करता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु गरगर की आवाज़ करता है? तो ये फ्रेंड्स ये किस में करता है आपका? तो ये करता है आपका गलघोटू रोग में। किस में करता है? गलघोटू रोग में। तो 49 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स जो गलघोटू रोग होता है वो एक जीवाणु जनित रोग होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। तो 50 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी आपके गुजरात में। कहाँ पे? आनंद, गुजरात में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पशुओं का पेशाब बंद हो जाने पर पेशाब निकालने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी जो पशुओं का पेशाब है वो बंद हो जाता है तो उनका पेशाब निकाला जाता है, तो उसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कैथीटर का। किसका? कैथीटर का। तो 51 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स इसके और यंत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो इलेक्ट्रेटर क्या काम आता है? ये पशुओं के बधियाकरण में काम आता है। और जो डोकिंग है वो क्या काम आता है? ये पूंछ काटने के काम आता है। एंड जो सेचक है तो ये किस में काम आता है? ये क्या है? कोई यंत्र नहीं है, इसमें दवा मिश्रित पानी भरा होता है। एक टंकी नुमा होता है, इसमें जो दवा मिश्रित पानी भरा होता है जिससे हम घाव धोने के काम, जो पशुओं के घाव हो जाते हैं उनको धोने के काम में लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। पशुओं में कर्तन दांतों की संख्या होती है। जो पशु होते हैं उनमें कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 8। कितनी होती है? 8। या हम इसे 4 जोड़ी भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स कर्तन दांतों के द्वारा ही हम पशुओं की उम्र का पता लगाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। एक ग्रंथि सिस्टम में दूध की भंडारण क्षमता होती है।
एक ग्रंथि सिस्टन है उसमें दूध की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 500 से 600 मिलीमीटर। कितनी होती है? 500 से 600 मिलीमीटर। तो 53 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 54। भेड़ का यौवनारंभ का समय होता है, यानी भेड़ है उसका यौवनारंभ का समय कितना होता है? तो ये होता है आपका 10 माह। कितना होता है? 10 माह। तो 54 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स इससे जुड़े और फैक्ट की बात करें तो गाय का कितना होता है? 24 माह। एंड भैंस का कितना होता है? 30 माह। और बकरी का कितना होता है? 12 माह। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। हाथ द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, 11वीं क्लास का क्वेश्चन है ये तो, कि हाथ धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये आपकी पूर्णहस्त दोहन विधि। कौन सी है? पूर्णहस्त दोहन विधि। तो 55 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स इससे जुड़ी फैक्ट की बात करें तो ये चुटकी विधि होती है, ये किस में काम में लाई जाती है? ये मुख्यतः गाय में काम में लाई जाती है, क्योंकि गाय के जो थन होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसके लिए चुटकी विधि का यूज किया जाता है। और जो अंगूठा विधि होती है ये विधि सबसे बेकार विधि होती है, क्योंकि इससे आपका थनैला नामक रोग हो जाता है, पशुओं के तनों में गांठ पड़ जाती हैं। इस विधि से कभी भी दूध नहीं दोहना चाहिए। इसकी सबसे बेस्ट विधि होती है पूर्णहस्त दोहन विधि। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। गाय को प्रति 100 किलोग्राम वजन पर शुष्क पदार्थ की कितनी मात्रा दी जाती है? गाय को प्रति 100 किलोग्राम वजन पर शुष्क पदार्थ की कितनी मात्रा दी जाती है? तो फ्रेंड्स कितनी दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी 2.5 किलोग्राम। कितनी दी जाती है? 2.5 किलोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। गाय को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाने की कितनी मात्रा दी जाती है? गाय को जो प्रति 3 किलोग्राम दूध देती है वो, तो उसको कितनी मात्रा दी जाएगी? तो ये दी जाएगी दाने की 1 किलोग्राम मात्रा। कितनी दी जाएगी? 1 किलोग्राम मात्रा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। साइलेज के लिए उपयुक्त फसलें, जो साइलेज होता है उसके लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी ज्वार। कौन सी होती है? ज्वार। तो 58 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स जो ज्वार की फसल होती है इसके फूल आने की अवस्था पर ही हम इसे काट लेते हैं, जिससे अच्छा साइलेज बनता है। एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पेचिश रोग का रोग कारक है, जो पेचिश रोग होता है उसका रोग कारक कौन सा होता है? तो ये होता है आपका कॉक्सीडियम जर्साई। कौन सा होता है? कॉक्सीडियम जर्साई। तो 59 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और जो पेचिश रोग होता है वो कौन सा होता है? ये प्रोटोजुआ जनित होता है। कौन सा होता है? प्रोटोजुआ जनित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्लें। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी व्हाइट लेगॉन। कौन सी फ्रेंड्स? व्हाइट लेगॉन। तो 60 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो व्हाइट लेगॉन मुर्गी होती है, उसका मूल स्थान कौन सा है? तो ये है आपका इटली। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अगर पूछता है, अगर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे? तो ये है आपका इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ से हमारी राजस्थान जी की स्टार्ट होती है एंड 25 क्वेश्चन राजस्थान जी के रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किस रस्म से संबंधित है? जो आदिवासी होते हैं उनमें एक संस्कार होता है लीला मोरिया, वो किससे संबंधित है? तो ये आपके विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। तो 61 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी उदयपुर में। कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर में। अगर फ्रेंड्स हम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? बीकानेर के अंदर। अगर हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बात करें, यानी प्रतिशत, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बांसवाड़ा में। और कितने परसेंट है? 76.40। कितना है? 76.40% जो वहाँ पे जनसंख्या है वो किसकी है? अनुसूचित जनजाति की। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो कहाँ पे पाई जाती है? और अगर हम सर्वाधिक जो जनसंख्या की बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो वो कहाँ पे पाई जाएगी? उदयपुर में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जनजातियों को बचाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की स्थापना हुई थी, यानी जो जनजाति थी उन पर कोई अत्याचार ना करे, उनको बचाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। तो 63 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सुगाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो सुगाली माता है उनका मंदिर है वो कहाँ स्थित है, या इनकी मूर्ति कहाँ रखी गई है? तो ये रखी हुई है पाली में। फ्रेंड्स अगर हम इससे जुड़े हम फैक्ट की बात करें तो ये सुगाली माता है वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावती उनकी इष्ट देवी रही हैं, एंड 1857 की इन्हें क्रांति की देवी भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स सबसे फैक्ट की बात यह है कि इस मूर्ति के 10 से 54 हाथ हैं। कितने हैं? 10 से 54 हाथ। और यह मूर्ति अब पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी हुई है। और पहले ये मूर्ति कहाँ पे थी? ये थी बीकानेर में, लेकिन इसको अब हटा के कहाँ पे रख दिया गया है? पाली के बागड़ संग्रहालय में रखा गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कुछ लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? यानी ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? तो ये कौन से हैं? रूपनाथ जी। कौन से फ्रेंड्स? रूपनाथ जी। 65 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रूपनाथ जी की बात करें तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था वो कोलू गाँव जोधपुर में हुआ था, और ये पाऊ जी के भतीजे थे। कौन थे? पाऊ जी के भतीजे थे। और उनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? कोलूमंड जोधपुर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, किस देवी को बकरी के कान काट कर चढ़ाए जाते हैं? किस देवी को बकरी के कान काट कर चढ़ाए जाते हैं? तो ये चढ़ाए जाते हैं जीड़ माता को। किसको? जीड़ माता को। तो 66 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर हम जीड़ माता की बात करें तो जीड़ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। और उसके जो लोकगीत है वो, और फ्रेंड्स जीण माता का जो लोकगीत है वो सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा लंबा लोकगीत है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सोगरी बनी होती है। जो सोगरी बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है बाजरे के आटे से। किससे बनी होती है? बाजरे के आटे से। तो 67 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। यानी जो भील पुरुष होते हैं उनको पगड़ी के स्थान पर एक कपड़ा बांध लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पोतिया। क्या कहते हैं? पोतिया। तो 68 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स हम और की बात करें तो चोगा होता है। तो चोगा क्या होता है? ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, उसे हम चोगा कहते हैं। अगर हम पछेवड़ा की बात करें तो पछेवड़ा क्या होता है? सर्दी में बचने के लिए जो पुरुष द्वारा कंबल की तरह ओढ़ी जाने वाला वस्त्र होता है। यानी जब सर्दी पड़ती है तो जो भील लोग होते हैं या जो दक्षिणी राजस्थान के लोग हैं ज़्यादातर, तो वहाँ क्या करते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो कंबल की जगह एक वस्त्र होता है उसको ओढ़ लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पछेवड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, खीवड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो खीवड़ नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? तो ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पे पहना जाता है? नाक में। तो 69 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जेला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जेला नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। कहाँ पे पहना जाता है? कान में। तो 70 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, चिलावास युद्ध कब हुआ था? जो चिलावास युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 की। और चिलावास युद्ध की बात करें तो इसे हम गोराकाला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स यह युद्ध जो उस समय के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, और इसके जो साथी मैक मोसन यानी उनके जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। यानी पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसन साथ में थे और कुशाल सिंह था वो उसकी सेना के साथ इनका युद्ध हुआ था। ये दो अंग्रेज गोरे थे, कुशाल सिंह काले थे। यानी जो भारतीय लोग होते हैं वो काले होते हैं इनकी नज़र में, तो इसीलिए इसको गोराकाला नाम का युद्ध दिया, इसलिए इसको हम गोराकाला युद्ध के नाम से जानते हैं। एंड फ्रेंड्स इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी कुशाल सिंह की। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के युद्ध के समय किस राजा को GCI ग्रेट कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? जो 1857 का युद्ध हुआ था, क्रांति हुई थी, उस समय किस राजा को GCI की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी मदन पाल को। किसको दी गई थी? मदन पाल को। तो 72 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और मदन पाल कहाँ के राजा थे? तो ये थे करौली के राजा थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में रबी की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? राजस्थान में रबी की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उनालू। क्या कहा जाता है?
उनालू। तो 73 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सियालू की बात करें तो खरीफ की जो फसल होती है उसको हम स्थानीय भाषा में क्या नाम जानते हैं? सियालू के नाम से कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 74। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है आपका 9वां। कौन सा है? 9वां। तो 74 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जो संयुक्त राजस्थान था उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था आपका भोपाल सिंह को। किसको बनाया गया था? भोपाल सिंह को। 75 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर हम इसकी फैक्ट की बात करें तो संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी क्या बनी थी इसकी? उदयपुर। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? माणिकलाल वर्मा। और इसके जो राज प्रमुख थे वो थे भोपाल सिंह। एंड उपराज प्रमुख की बात करें तो वो थे भीम सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। दिवेर का युद्ध हुआ था। जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। इससे जुड़े हम फैक्ट की बात करें तो दिवेर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर व प्रताप के बीच। किसके बीच? अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और जेम्स टॉड ने इसे मैराथन का युद्ध कहा है। क्या कहा है? इसे मैराथन का युद्ध कहा है। और इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। इससे अकबर को मेवाड़ की 36 मुगल चौकी थी उनको बंद करना पड़ा था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। जब तक मैं अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लूँगा तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करूँगा। यह प्रतिज्ञा किस शासक ने की थी? यानी एक शासक था जिसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लूँगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये किस शासक ने की थी? तो ये की थी आपकी महाराणा सांगा ने। किसने की थी? महाराणा सांगा ने। तो 77 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स इससे जुड़े हम फैक्ट की बात करें जो महाराणा सांगा है वो रायमल और सिंगा देवी जी के पुत्र थे तथा इन्हें 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनाया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 78। घोटिया अम्बा माता का मेला कहाँ लगता है? घोटिया अम्बा माता का मेला है वो कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स ये लगता है आपका बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। 78 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स घोटिया अम्बा की बात करें तो इसे हम आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का दूसरा कुंभ। और प्रथम कुंभ की बात करें तो वो तो आप सभी जानते हो कि बेड़ेश्वर मेले को कहा जाता है। और बेड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 79। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका श्रावण पूर्णिमा को। कब बनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। 79 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? जो बंजारों की छतरी है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी दौसा में। कहाँ स्थित है? दौसा में। दौसा में कहाँ पे? लालसोट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सवाई माधोपुर में। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में कहाँ पे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? जो ऊषा मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? तो आपकी कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। 82 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तारागढ़ किले का निर्माण कब हुआ था? जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1113 ईस्वी में। कब हुआ था? 1113 ईस्वी में। 83 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स इसकी फैक्ट की बात करें तो तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके अजमेर में। इसका जो निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कर पाया था अजयराज चौहान ने। और इसे हम अजय मेरू दुर्ग, राजस्थान का हृदय, रावली का अरमान, राजपूताना कुंजी, गढ़वीटली आदि नामों से भी जानते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। जगरोती बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? जगरोती बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी करौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? करौली डिस्ट्रिक्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये आपका रावण हत्था। कौन सा है फ्रेंड्स? रावण हत्था। 85 का ऑप्शन बीज राइट आंसर। और रावण हत्थे की बात करें तो रावण हत्था कैसे बनता है? इसका निर्माण है वो आधे कट्टे नारियल की कटोरी से होता है और इसमें 9 तार होते हैं। कितने होते हैं? 9 तार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 86।
यथाविधि में समास है, यथाविधि में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। 86 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर हम इसकी समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह का क्या होगा? विधि के अनुसार। क्या होगा? विधि के अनुसार। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है। महासागर सामासिक शब्द का क्या विग्रह होगा? तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा महान है जो सागर। क्या होगा? महान है जो सागर। 87 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में स्वर संधि से बना पद है। निम्न में स्वर संधि से बना पद है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या होगा? दीक्षांत। कौन सा होगा? दीक्षांत। इसका अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो दीक्षा धन अंत, दीक्षा धन अंत। और तल्लीन है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि। इसका जो विक्रय होगा तत् धन लीन। कौन सा होगा? तत् धन लीन। विच्छेद की बात करें तो विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? विहि धन छेद। क्या होगा? विहि धन छेद। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। शरद चंद्र की बात करें तो शरद चंद्र चंद्र। तो इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा स्वर संधि से बना पद है तो कौन सा है? दीक्षांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। चयन शब्द में संधि है। चयन शब्द में संधि है तो चयन शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ये होगी अयाज्य संधि। कौन सी होगी? अयाज्य संधि। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी चयन की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो चयन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? चय धन अन। क्या होगा? चय धन अन। तो 89 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये विसर्ग संधि का आपका 90 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भास्कर इसका विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके हम संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद है इसका भाधन कर। क्या है? भाधन कर। एंड सुरेश की बात करें तो सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? सुर धन ईस। क्या होगा? सुर धन ईस। और इसकी हम संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी? इसमें गुण संधि। कौन सी होगी? गुण संधि। अ प्लस ई बराबर ए बनता है तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। एंड फ्रेंड विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी का आपका सभी को पता होगा विद्याधन अर्थी यानी विद्या को ग्रहण करने वाला। तो इसमें जो संधि बात करें तो इसमें कौन सी होगी? दीर्घ संधि। एंड इत्यादि की बात करें तो इत्यादि में कौन सी होगी? इत्य धन आदि। कौन सी? इत्य धन आदि। और इसकी संधि की बात करें तो संधि होगी इसमें यण संधि। एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से अशुद्ध वाक्य, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ये आपका 91 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अशुद्ध कैसी है? मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यानी मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। यानी तुमसे अच्छा नहीं है, यानी उस आदमी से अच्छा थोड़ी उसका चश्मा। इसका जो राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। पेड़ पर कोयल कूक रही थी। पेड़ पर कोयल कूक रही थी या इसका शुद्ध वाक्य है। और फ्रेंड्स ऑप्शन ए की बात करें तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? रावण की हत्या राम ने की थी। इसकी जगह शुद्ध क्या होगा? रावण का वध राम ने किया था। क्या? रावण का वध राम ने किया था। और इसकी बात करें क्वेश्चन ऑप्शन बी की तो सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। इसकी जगह क्या होगा? सब लोग अपनी रजाई ओढ़कर सो गए। यानी लेकर की जगह क्या आएगा? ओढ़कर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है। अन्न जल उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मृत्यु होना। क्या है? मृत्यु होना। 93 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये आपका बहुत चालाक होना। क्या होता है? बहुत चालाक होना। 94 में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। कूद कूद मछली बगुले को खाए। कूद कूद मछली बगुले को खाए कहावत का अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका जो कहावत का अर्थ है वो है विपरीत कार्य करना। 95 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। अवनत शब्द का पर्यायवाची है। अवनत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है?
तो फ्रेंड्स अवनत शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उन्नत। क्या होता है? उन्नत। तो 96 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। पुरंदर शब्द का पर्यायवाची है। पुरंदर किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका सुरेश का। किसका है? सुरेश का। तो 97 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। जिसे ज्ञान ना हो के लिए एकार्थक शब्द होगा, यानी जिसको ज्ञान ना हो तो उसके लिए एकार्थक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा आपका अज्ञ। क्या होगा? अज्ञ। तो 98 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे समास नहीं है, समास की जगह यहाँ पे उपसर्ग आएगा। तो यहाँ पे अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका अति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100। घुमाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका आप प्रत्यय। कौन सा है? आप। तो 100 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मॉडल पेपर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही हो या सुपरवाइजर से संबंधित तैयारी में कुछ भी दिक्कत आ रही हो, जैसे किताब कौन सी पढ़नी है या कोई भी समस्या XYZ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करना कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। इससे क्या होगा, आप कमेंट में टाइप करोगे तो और सभी लड़के टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे हम नेक्स्ट मॉडल पेपर में। धन्यवाद। जय हिंद।